4 दिसंबर 2024 का दिन था और नेव सराय का दिल्ली का एक मकान जहां से 20 साल का एक लड़का सुबह लगभग पौने 6 बजे के आसपास घर से चीखता चिल्लाता बाहर निकलता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, परेशान था और कैसे भी करके पड़ोसियों की भीड़ को इकट्ठा करना चाहता था। जब कुछ लोग पड़ोस के उसकी चीखती आवाज को सुनते हैं, वो दौड़े भागे घर से बाहर निकलते हैं और उस 20 साल के लड़के के घर के अंदर दाखिल होते हैं, जो इंडियन आर्मी ऑफिसर का घर था। जब उस मकान के अंदर कुछ लोग जाते हैं, तब उस मकान के अंदर के कुछ कमरों का ऐसा भयानक दृश्य होता है जिसे देखकर हर किसी के रोए सिहर उठते हैं। उस घर के अंदर अलग अलग कमरे में 3 ऐसी लाशें पड़ी थी जिनके शरीर से खून का रिसाव लगातार हो रहा था और देखने पे पता लग रहा था कि इनकी हत्या अभी कुछ घंटे पहले ही हुई है और बड़ी ही भयानक तरीके से हत्या को अंजाम तक पहुंचाया गया है। जब लड़के से पूछा जाता है कि तुम इस घर में इकलौते एक ऐसे शख्स हो जो कि जिंदा बचे हो, तब लोगों को हैरानी होती है क्योंकि वो जो लड़का था वो उसी इंडियन आर्मी ऑफिसर का बेटा था और घर के अंदर जो लाश पड़ी थी वो एक उसके पिता की, उसकी मां की और तीसरी उसकी बहन की थी। अब कहानी की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। 4 दिसंबर 2024 को लगभग सुबह के 6:45 का समय हो रहा था। एक घर पड़ता है जो कि दिल्ली के नेव सराय में है और ये घर इंडियन आर्मी के एक ऐसे जवान का है जो अपनी योग्यता की वजह से अपने आप को इतना सक्षम आर्मी ऑफिसर बनाता है कि उसकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड होती है जिसकी वजह से वो इंडियन आर्मी तो ज्वाइन करता ही है और वो बहुत दिन उसी जॉब में तैनात भी होता है, अपने भारत सरकार की सहायता करता है और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे से जब लोग समझते हैं, देखते हैं आला अधिकारी, तो उसकी ज्वाइनिंग फिर उसके बाद NSG कमांडो ऑफिसर के तौर पे भी हो जाती है। ये एक ऐसे कमांडो की संख्या होती है जिसमें काफी ज्यादा प्रशिक्षित जो अंगरक्षक होते हैं उनकी बहाली होती है। इस वजह से ये जो आर्मी ऑफिसर था उसने इतनी योग्यता हासिल की थी कि वो NSG का ऑफिसर कमांडो भी बन जाता है। जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर रह चुके थे, अब वो रिटायर हो गए थे और ये घर जिनका था उनका नाम होता है राजेश कुमार। राजेश कुमार जी की पत्नी कोमल इस घर में रहती थी और उनके साथ 2 बच्चे भी इसी घर में रहा करते थे। जो उनकी बेटी थी उनका नाम था कविता जो कि 23 साल की थी और जो बेटा था उसका नाम था अर्जुन जो कि महज 20 साल का था। बेटी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थी, बहुत ज्यादा उसकी पढ़ाई को लेकर के अचीवमेंट्स थे, वो काफी सारे वक्त अपने पढ़ाई में गुजारती थी और बेटा जो था राजेश का वो एक बॉक्सर बनना चाहता था, यानी वो ऐसे ट्रेनिंग करता था जिससे कि उसको स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर चैंपियन में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए। इस वजह से बेटी पढ़ने में जो सक्षम थी और बहुत ही ज्यादा सुशील थी, उस तरफ माता पिता का रिझाव ज्यादा है ऐसा उनके बेटे अर्जुन को लगता था। क्योंकि पिता आर्मी ऑफिसर थे इस वजह से घर के रूल्स रेगुलेशंस भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। बेटे को लेकर राजेश काफी ज्यादा सीरियस रहा करते थे और इस वजह से अर्जुन को हमेशा वो समझाते थे कि तुम पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, बॉक्सिंग या बॉक्सर बनने के पीछे मत भागो, इसमें तुम्हारी जो भविष्य है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए अपनी बहन के जैसे लगन से पढ़ाई करो और किसी अच्छे मुकाम को हासिल करो, किसी अच्छी सर्विस ज्वाइन करो जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक व्यतीत हो सके। जैसा कि सभी माता पिता अपने बच्चे को काफी योग्य बनाना चाहते हैं, ऐसे ही राजेश भी अपने बच्चों के लिए सोचते थे, उन्हें हमेशा समझाया करते थे और धीरे धीरे ऐसे ही उनके बच्चों की परवरिश आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जो बेटी थी कविता वो पढ़ने में बहुत तेज थी, वो माता पिता की सभी बातों को मानती थी, लेकिन जो बेटा था वो पढ़ने लिखने में इतना ज्यादा तेज था नहीं, इस वजह से उसको खेल में या बॉक्सिंग करने में मन ज्यादा लगता था। अब आते हैं उस तारीख
पे, जिसकी जिक्र मैंने आपको शुरुआत में करी थी। 4 दिसंबर 2024 को घर के अंदर से ये अर्जुन नाम का राजेश का बेटा जो है वो चीखता चिल्लाता लगभग 6:45 पे, जो कि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा खंगालने पे पता लगा कि ये टाइमिंग है जिस वक्त वो लड़का घर से बाहर निकलता है और काफी तेजी से जोर से चीखता चिल्लाता हुआ भागता दौड़ता लोगों को इकट्ठा करता है। लोग जब इकट्ठा होते हैं, घर के अंदर जाते हैं, तब देखते हैं राजेश कुमार फर्श पे पड़े हैं। हॉल के अंदर जो रूम है, सबसे जो ग्राउंड फ्लोर है, वहां पे राजेश की बेटी कविता की भी किसी ने हत्या कर दी है। उसकी भी फर्श पे लाश पड़ी है, काफी खून निकल रहा है। जब लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो देखते हैं वहां पे राजेश कुमार और साथ ही कोमल जो कि उनकी पत्नी है, इन दोनों की लाश पड़ी है। और दोनों को ही मारने का तरीका बिल्कुल सेम इस्तेमाल किया गया है जैसा कि उनकी बेटी कविता के साथ किया गया है। तीनों की लाश पड़ी थी और खून ही खून घर के अंदर बह रहा था। अब लोग जैसे ही ये देखते हैं भयानक दृश्य, वो तुरंत घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं और उस लड़के को कुछ लोग घेर लेते हैं और एक स्थान पे जाकर, एक जगह पे जाकर उसे बैठाते हैं, उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो काफी बेचैन था, वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हर कोई उससे ये पूछने समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके घर में हुआ तो हुआ क्या है। और वो इकलौता ऐसा इंसान है जो कि बचा हुआ है, जो कि जिंदा है, तो शायद वो कुछ ना कुछ जानता हो। उसके परिवार वालों की हत्या आखिर की तो की किसने, क्योंकि इस परिवार में कुल 4 ही लोग थे, 3 की मौत हो चुकी है और एक अभी जिंदा है। इधर जो भीड़ होती है मोहल्ले की, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और इसी भीड़ में से एक जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो समझदार होता है, वो तुरंत ही नजदीकी पुलिस थाने पे कॉल कर देता है। पुलिस थाने पे कॉल जाने के बाद जैसे ही पुलिस को ट्रिपल मर्डर केस के बारे में पता चलता है कि घर के अंदर आर्मी ऑफिसर, उसकी पत्नी, उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, पुलिस की टीम तुरंत ही मौके वारदात के लिए रवाना हो जाती है। जब पुलिस की टीम आती है इस घर पे जो कि नेव सराय में था दिल्ली के, तब वहां आने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस की स्टार्ट होती है। फॉरेंसिक की टीम आती है, तमाम जांच टीमें वहां पे आ जाती हैं। इसके बाद घर के अंदर जाकर पुलिस घर को पहले सील करती है। पूरी जो घटना स्थल थी वहां की जांच की जाती है। साथ ही तीनों बॉडी जो थी उसको तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। और जो एक बच्चा जो कि 20 साल का है, महज उसकी उम्र काफी कम है, जो कि इकलौता उस घर परिवार का जिंदा सदस्य है बचा हुआ, उससे अब पूछताछ पुलिस करना शुरू करती है। उसे बड़ी प्यार से पुचकार कर जब पूछा जाता है तो वो एक कहानी प्रस्तुत करता है पुलिस के सामने, या फिर जहां आसपास के लोग पड़ोस के थे वो भी उस कहानी को सुन रहे थे। उसका कहना था कि जैसे कि वो बॉक्सिंग के लिए काफी ज्यादा अपने आप को सक्षम बनाना चाहता था, इस वजह से वो एक रूटीन फॉलो करता था। वो सुबह उठता था, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लगभग 4:45 बजे वो घर से निकल जाता था। उसने बताया कि 4 तारीख को भी वो सुबह उठा, उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया घर से। उस समय घर के तमाम लोग सो रहे थे। अब जब वो मॉर्निंग वॉक करता है तब कुछ दूर वो टहलता है, उसके बाद वो जिम भी जाया करता था, इस वजह से वो सीधे वहां से टहलता टहलता जिम पहुंच जाता है। जिम जाने के बाद वो वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है। उसके बाद वो जैसा कि रूटीन के अनुसार 6:45 बजे तक, यानी 6:45 50 मिनट तक वो घर पहुंच जाया करता था आमतौर पे हर दिन। वैसे ही वो घर की ओर आने लगता है। 6:45 बजे के करीब वो घर पहुंच चुका था। घर का गेट बंद नहीं था ठीक से, वो बस उड़गाया हुआ था। दोनों गेट के दरवाजे जो हैं वो ऐसे लगे हुए थे जैसे कि वो थोड़े से ही धक्के पे खुल जाए। वैसे ही वो जाता है, घर का दरवाजा जैसे ही वो हाथ लगाता है खुल जाता है। अंदर जब जाता है तो ग्राउंड फ्लोर पे उसकी बहन जो सोया करती थी वो कमरे के अंदर सोई नहीं, मरी हालत में उसको दिखाई देती है, यानी वो फर्श पे गिरी हुई थी। उसके शरीर से खून काफी ज्यादा बह रहा था। और जब वो लड़का अपनी बहन के पास जाता है तब वो शायद इस दुनिया में थी ही नहीं, उसकी सांसें थम चुकी थी। अब वो बेचैन होता है, अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाता है जहाँ पे माता पिता का कमरा था। अब जब उस कमरे में जाता है तब वहां पे भी उसके माँ बाप की जो बॉडी होती है फर्श पे गिरी पड़ी रहती है और दोनों की मौत हो चुकी थी। मारने का तरीका बहुत ही भयानक था, लग रहा था किसी धारदार हथियार से उनके गले पे वार किए गए हैं।
लड़का इतना बयान देता है पुलिस वाले को। अब पुलिस की जो टीम होती है, इसके बाद लड़के को कुछ पता नहीं था, भीड़ इकट्ठा हो गई थी जैसा कि मैंने आपको पहले कहानी में बताया। तो अब पुलिस इसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का निर्णय लिया जाता है जो उस रूट पे पड़ते थे राकेश कुमार के घर की तरफ। कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी नजर आते हैं जो डायरेक्टली जो राजेश कुमार का गेट था वहां तक के सारे ही एरिया को कवर कर रहे थे। उस कैमरे के अंदर सारी गतिविधि रिकॉर्ड हो रही थी, ऐसा भी एक कैमरा लगा था। उसकी जब फुटेज खंगाली जाती है तो पता चलता है कि 3 दिसंबर से, यानी 24 घंटे पहले की फुटेज देखी जाती है। 3 दिसंबर 2024 से जब देखा जाता है काफी बारीकी से, तो पता चलता है इस घर में किसी भी अनजान व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई है। जो भी इस घर में रहने वाले कुल 4 सदस्य हैं वही बाहर गए हैं किसी काम से या फिर अंदर आए हैं। किसी की एंट्री नहीं है, कोई फोर्सफुली कोई ऐसा संदिग्ध आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है गली के अंदर, क्योंकि वो एक सकरा रास्ता है जिस रास्ते को तय करके राजेश कुमार का घर आता है। अब इसके बाद पुलिस जब तमाम फुटेज खंगाल लेती है, सभी 4 लोगों के पास जो फोन नंबर थे उनके कॉल की डिटेल, सीडीआर वगैरह सब कुछ निकाल लिए जाते हैं। सारे जांच पड़ताल छानबीन जब बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं तब पता चलता है कि सीसीटीवी में जो फुटेज है उसके माध्यम से कोई संदिग्ध आदमी ऐसा है नहीं जिस पर शक किया जाए। कॉल डिटेल से पता चलता है कि इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसी कॉल नहीं आई है जो जिस पे बारीकी से जांच करने की जरूरत पड़े। तो अब आखिर ऐसी घटना को अंजाम दिया तो दिया किसने? परिवार वालों से, पड़ोस से या फिर रिश्तेदारों से जब पूछताछ की गई तो पता चला इनका कोई दुश्मन भी नहीं है। लेकिन पड़ोसियों ने एक छोटा सा क्लू जरूर पुलिस वालों को दिया। उन्होंने कहा कि जो राजेश कुमार थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत कड़े स्वभाव के थे। ऑब्वियसली वो आर्मी ऑफिसर थे, तो आर्मी में तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, उनकी डिसिप्लिन काफी ज्यादा टाइट होती है। तो वो जब रिटायर हो जाते हैं तो घर के अंदर भी वैसे ही डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उनकी बच्ची हर एक बात अपने पिता की मानती थी, लेकिन जो बेटा अर्जुन है वो कई बार अपनी मनमानी करता था। कई बार पढ़ाई ठीक से ना करने की वजह से उसे राजेश कुमार पीटा भी करते थे और उसे डांटा भी करते थे। इसके बाद जब पुलिस ये बात सुनती है तब उनका शक अर्जुन की तरफ गहराता है, क्योंकि अर्जुन के चेहरे पे कोई ऐसा हाव भाव नहीं था जिसे देखकर ये समझ में आए कि वो बहुत ज्यादा दुखी है या फिर परेशान है। कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज को वो दिखा रहा था जिससे कि पुलिस को शक और भी ज्यादा गहरा जाता है। अब दोबारा अर्जुन को पूछताछ करने के लिए पुलिस जो है वो थाने लेकर के आती है। अब उससे बारीकी से और सख्ती से पूछताछ पुलिस के द्वारा किया जाता है। जब थोड़ी ही देर होती है, पुलिस जब सख्ती से ये पूछती है अर्जुन से कि तुम अकेले ऐसे शख्स हो जो कि उस परिवार के जिंदा इंसान बचे हो और तुम कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हो, तब जाकर के अर्जुन अब समझ जाता है कि अब छुपाने से कोई भी फायदा नहीं है। कुछ ऐसे क्लू, कुछ ऐसे एविडेंस भी पुलिस के हाथ लग गए थे जो कि अर्जुन के खिलाफ वॉइस क्रिएट कर रहे थे, वॉइस उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे उसके तरफ। तब जाकर अर्जुन के सामने जब वो सारे एविडेंस को दिखाया जाता है तब अर्जुन अब टूटता है और बताना शुरू करता है। अर्जुन कहता है कि मैं बचपन से ही खेल में ज्यादा रुचि लिया करता था। मेरी बहन पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थी, समझदार थी और वो पापा की फेवरेट थी। इस वजह से उसके नंबर अच्छे आते थे और पापा हमेशा दीदी को लेकर के मुझे ताने दिया करते थे, क्योंकि मैं एक बॉक्सर बनना चाहता था, बॉक्सिंग करना चाहता था और उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन पापा उसके ऐसा करने देना नहीं चाहते थे। फिर भी ले देकर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, पापा थोड़ी सी ही सपोर्ट अर्जुन की करते थे, लेकिन उसका मानना था कि बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट है उसकी बहन को किया जाता था। अर्जुन जब बड़ा होता है तो दिल्ली के स्पोर्ट्स कोटा से उसको एक ऐसे यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल जाता है जहां से वो प्रशिक्षण भी बॉक्सिंग की ले रहा था और उसने कई सारे ऐसे नेशनल लेवल पे मैचेस भी खेले थे जिसमें उसको ट्रॉफियां भी मिली थी। इनके बावजूद भी जो राजेश कुमार पिता थे अर्जुन के, वो नहीं चाहते थे कि बेटा बॉक्सर बने या बॉक्सिंग करे। वो चाहते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई में मन लगाए और कोई अच्छी सरकारी नौकरी करे, जिस वजह से उसको हमेशा ताने मिलते थे। पिता बहुत ज्यादा कड़े इंसान थे, इस वजह से घर में भी वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बच्चों को कई बार डांटते भी थे और कई बार मारते भी थे।
अर्जुन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था अपने पिता की तरफ उसका क्रोध, उसका गुस्सा बढ़ते चला जाता है। और एक दिन, जिस दिन तारीख थी 2 दिसंबर 2024 की, 2 दिसंबर को उसकी बहन का, कविता का बर्थडे मनाया जाता था। इस बार भी तमाम परिवार के और रिश्तेदार को बुलाया गया था। कविता की धूमधाम से जन्मदिन मनाई जा रही थी और इस पार्टी में जो उसके रिश्तेदार आए थे वो अर्जुन को लेकर के कुछ सवाल पूछ देते हैं राजेश जी से कि इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, क्या ये बॉक्सिंग में ही बहुत टाइम बिताता है। इस तरह की कॉमन सी जनरल जो बातचीत होती है वो चल रही थी। लेकिन राजेश कुमार वहां भी गुस्सा करते हैं अपने बेटे के ऊपर। कुछ ऐसी हरकतें भी अर्जुन की तरफ से होती है जिसकी वजह से राजेश उस दिन भी उसको डांटते हैं और मारते भी हैं, जिस वजह से उस दिन अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा जो है अर्जुन का वो बढ़ जाता है और उसी दिन वो ठान लेता है कि अब बहुत हो गया, अब हो ना हो मैं रहूंगा या फिर उसके पापा रहेंगे। अब वो अपने पापा को मारने की प्लानिंग कर रहा था। कैसे मारना है ये सोच रहा था। उसके बाद उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश जन्म लेने लगती है। वो सोचता है क्यों ना पापा को उनके एनिवर्सरी के दिन मार दिया जाए। उसके मम्मी पापा की शादी की तारीख थी 4 दिसंबर 2024, महज बहन के जन्मदिन के 2 दिन के बाद। अब वो समय डिसाइड कर लेता है, दिन डिसाइड कर लेता है कि उसके पिता को जब घर वाले सारे सो जाएंगे उसके बाद मारेगा, किस दिन मारेगा और किस वजह से मारेगा। लेकिन जब वो ये सारी चीजें सोच रहा था तब उसके मन में ये सवाल भी थे कि अगर वो पिता को मार देता है तो उसके बाद माँ जो है उसे कहीं बेटे पे शक ना हो जाए, कहीं मारते वक्त माँ देख ना ले, क्योंकि माँ पिताजी के कमरे में ही सोती है। इस वजह से अब वो माँ को भी मारने की साजिश बुन लेता है। सोचता है एक हत्या करे या 2 हत्या करे, सजा भी एक ही होगी और वो बच गया तो बच भी जाएगा। तो इस तरह से वो माँ को मारने की भी प्लानिंग को कर लेता है। अब तीसरी प्लानिंग होती है बहन की। वो बहन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी बहन से भी चिढ़ता था और इसके अलावा वो जानता था कि अगर उसके माँ बाप मर जाते हैं तो उसकी जितनी भी जायदाद है पिताजी की वो अब हिस्सों में बंट जाएगी उसके बहन के बीच और उसके बीच। इस वजह से अब वो तीसरी मौत की साजिश बुनता है अपनी बहन की भी। तीनों की प्लानिंग, मौत को कैसे उतारना है उनके अंजाम तक, ये सारी चीजें सोचकर वो 3 तारीख को घर में अपने फैमिली के साथ रात को डिनर करता है और फिर इंतजार करता है उस वक्त का कि तमाम घर के लोग सोने चले जाएं गहरी नींद में। जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पे वो खुद अर्जुन भी सोता था और उसकी सिस्टर का भी कमरा था, कविता का। और जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पे उसके मम्मी पापा का कमरा था। रात के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं और घर के परिवार के जो लोग हैं, माँ बाप और बहन, वो सब कोई खाना खाते हैं और फिर 12 बजे के आसपास वो सोने चले जाते हैं और लगभग साढ़े 12 बजे के आसपास गहरी नींद सभी को आ जाती है। इसके बाद अब अर्जुन उठता है। इसके बाद अपने पापा की वो सर्विस नाइफ निकालता है। आर्मी मैन को एक सर्विस नाइफ मिलती है अपने जॉब के दौरान, उनको दिया जाता है पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। वो सर्विस नाइफ उनके साथ हमेशा ही रहती है जीवन भर, रिटायरमेंट के बाद भी। वो सर्विस नाइफ के बारे में उसे पता था कि वो काफी ज्यादा तेज धारदार हथियार है जो कि बहुत ज्यादा उसके काम आएगा उसके पिता को मारने के लिए। वो ऐसा सोच रहा था और उसके बाद उसने वो नाइफ रखी। उसके बाद सीधे अपनी दीदी के यानी कविता के कमरे में जाता है। बहन वहां सोई हुई थी। सीधे कविता के गले पे वार करता है, नाइफ को घुमाता है और कविता का जो गला है वो कट जाता है। नस के कटने की वजह से खून का तेज धार निकलना शुरू होता है और कविता की मौके पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो चुपके से फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और वहां पे कमरे में देखता है कि उसके पिता राजेश सोए हुए हैं। फिर वो पिता के पास जाता है और फिर से उनके गले पे वार करता है। सेम वही तरीका जो कि बहन में के लिए अपनाया था। गले पे वार करता है और वो भी वहीं पे दम तोड़ देते हैं। लेकिन वो देखता है कि माँ उसके पिता के पास नहीं लेटी है और वो बाथरूम में है। तब जाकर के वो घबराता है और बाथरूम के बाहर गेट पे जाकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही माँ बाथरूम से बाहर निकलती है वैसे ही माँ का भी गला जो है वो
उस चाकू से काट देता है। माँ भी वहीं फर्श पे गिर जाती है और दम तोड़ देती है। जब पुलिस से पूछती है कि सर्विस नाइफ का आइडिया उसके मन में कहाँ से आया, तब उसने बताया कि उसके पिता जो हैं वो आर्मी ऑफिसर हैं, वेल ट्रेंड हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए। इस वजह से उसने सोचा कि और किसी भी तरीके से उसके पिता को मारा नहीं जा सकता है। कभी अगर पिता अपने ट्रेनिंग के बल पे अपने बेटे अर्जुन को काबू कर लेते हैं, तब उसकी जो मकसद है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इस वजह से उसने अपने ही पिता के सर्विस नाइफ से उन्हीं को मारने की खौफनाक साजिश रची और इस तरीके से पूरे ही परिवार को उसने 4 दिसंबर को रात को ही मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो सुबह तक का इंतजार करता है। उसके कपड़े में भी खून के दाग लगे हुए थे। अब वो अपने कपड़े चेंज करता है, काफी वक्त तक बैठकर सोचता है कि आगे क्या करना है। इसके बाद वो अपने जिम का बैग उठाता है, उस खून से सने कपड़े को जिम के बैग के अंदर बंद करता है और सीधे घर से निकल जाता है, जैसे कि वो डेली टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए और जिमिंग के लिए निकलता था। इसके बाद वो टहलने जाता है, घूमता है, फिरता है, जिम जाता है, सोचता है और जैसा जैसा उसने प्लान कर रखा था, फिर उसके बाद वो वैसे ही घर आता है, चीखता है, चिल्लाता है। घर का दरवाजा भी उसी ने बाहर से उड़ाया था और ये सारे काम करने के बाद वो सोच रहा था कि वो पुलिस से बच जाएगा, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, तब मोहल्ले के लोग, देश प्रदेश के लोग भी इस बात को सुनकर हैरान थे कि क्या कोई बेटा ऐसा कर सकता है, क्या ऐसा सोच सकता है कि माँ बाप उससे कम प्यार करते हैं। किसी भी परिवार में एक से ज्यादा अगर बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे को या फिर जो बच्चा माँ बाप से ज्यादा इमोशनली अटैच रहता है उस पे माँ बाप जो है ज्यादा प्यार दिखाते ही हैं और ये बहुत एक नॉर्मल सी फिनोमिना होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि माँ बाप के लिए हर बच्चा भेदभाव का एक जरिया होता है। माँ बाप हर बच्चे को उतना ही प्यार देते हैं, उतनी ही जरूरत की चीज पूरी करते हैं जो कि सभी बच्चे को सामान्य रखे और माँ बाप का प्यार हर बच्चे के लिए सामान्य होता है। कई बार माँ बाप उस प्यार को दर्शा देते हैं किसी बच्चे के प्रति, कई बार नहीं दर्शा पाते हैं, लेकिन बच्चे शायद इस भाव को समझ नहीं पाते हैं और इसी कमी की वजह से, इसी मानसिक कमजोरी की वजह से अर्जुन भी जो है वो इस तरह से अपनी बहन के लिए विचार बना लेता है, अपने माता पिता के लिए अपने आप से ही विचार बनाता है कि वो उसे नहीं मानते हैं। अगर मानना नहीं होता तो शायद वो इस दुनिया में ही नहीं होता, वो उसे इस दुनिया में लेकर के ही नहीं आते। इस वजह से माँ बाप के प्यार पे संदेह करना किसी भी बच्चे के लिए उचित नहीं होता है। जितनी क्षमता माँ बाप की होती है वो हर एक बच्चे पे अपना पूरा संपूर्ण प्यार न्यौछावर करते हैं और ये कहानी जो है हर एक उस उम्र के बच्चों को समझनी चाहिए कि माँ बाप के प्यार को लेकर के कभी भी संदेह ना करे और किसी भी तरह से माँ बाप के लिए बुरा ख्याल मन में लाना या किसी भी प्रति के व्यक्ति के लिए बुरा ख्याल मन में लाना, ये कई बार मानवता को शर्मसार भी कर देता है। और ऐसी ही कहानियां, ऐसी कहानियों के वजह से ही हमारे सोसाइटी के किस तरह से बच्चे ग्रो कर रहे हैं उस तरह की मेंटलिटी को भी शो करता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की काउंसलिंग भी जरूरी है आज के डेट में पल रहे बच्चों के लिए। इस वजह से अपने बच्चे को खूब प्यार दें, लाड दें, दुलार दें, जितना हो सके सख्त रवैया भी अपनाएं, लेकिन उनसे बात करते रहें ताकि उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं ये माता पिता को भी पता चल सके। समय पे ही उनके काउंसलिंग करके उन्हें गलत कदम उठाने से रोका जा सके। लिहाजा अब अर्जुन जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पूरा परिवार एक खत्म हो चुका है और अर्जुन भी अब जेल से कभी छूटेगा या नहीं छूटेगा ये भी पता नहीं है। जो उसने काम किया है इतना भयानक, जो अपने परिवार को ही उसने अपने मौत के घाट उतारने का काम किया, शायद इसकी जो सजा है उसे बहुत कड़ी से कड़ी मिलेगी। शायद वो पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। अब वो बॉक्सर बनने का जो सपना देख रहा था वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर दुख पहुंचाना नहीं था। अगर आप ऐसी ही रियल स्टोरीज क्राइम के सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली स्टोरी के साथ। मेरा नाम पूजा है। कहानी सुनाने का मेन मकसद यही होता है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।
तो अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।